राम मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के गुर्जर स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने जो अजमेर में चौहान वंश था उसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ के अंतिम राजा हुए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको तराइन का फर्स्ट बैटल तथा तराइन का द्वितीय युद्ध बताया था। अब द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हार होने के बाद जो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो वहाँ का शासक बनता है। कहाँ का? अजमेर का शासक बनते ही वह अजमेर के जो सामंत होते हैं तथा छोटे मोटे राजा होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा देता है। इस टैक्स से परेशान होकर जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है गोविंदराज चौहान, वो वहाँ से भाग के कहाँ जाता है? रणथंभौर में। और इस तरह वह नई शाखा की स्थापना करता है, जिसको हम रणथंभौर के चौहानों की शाखा के रूप में जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना, ये कुछ दिन पहले कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया था। आपको याद रखना है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोविंदराज चौहान के द्वारा। कब की गई? 1194 ईस्वी में। एक बार हम इसको लिख लेते हैं। तो इस वंश की शुरुआत, इस वंश या इस शाखा की स्थापना गोविंदराज चौहान के द्वारा की गई। कब की गई मित्रों? 1194 ईस्वी में। आगे चल के इस वंश में दो तीन राजा और हुए, जैसे कि जिनके बारे में हम जानते हैं कि बागभट्ट हुए, बागभट्ट वीर नारायण हुए, वीर नारायण के बाद कुछ दिन शासक इनके जो जैत्र सिंह है, जैत्र सिंह भी बनते हैं, जो कि हमीरदेव चौहान के पिता है। परंतु उनके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त नहीं होती, और ऐसा उन्होंने कुछ महान कार्य भी नहीं किया। अगले जो राजा हुए हमीरदेव चौहान, उनके बारे में हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है तथा उन्होंने बहुत अच्छे कार्य के, जिनके बारे में हम आराम से डिस्कस करेंगे। तो आगे हमको सबसे पहले किसके बारे में देखना? हमीरदेव चौहान। तो मित्रों, हमीरदेव चौहान है वो, उनके जो पिता हैं जैत्र सिंह काफ़ी समय से राजकाज करते हैं, तथा जो दिल्ली होते, दिल्ली में उस जैत्र सिंह के समय पर जो राजकाज होता है वो जो शासन कर रहे होते हैं गुलाम वंश से उन्होंने कई कई युद्धों में संघर्ष भी किया और अपने राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। परंतु जब उनको लगा कि बाद में अब अपने जो रणथंभौर राज्य उसको किसी नवयुवक की आवश्यकता है, तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने जीते जी राजा बना दिया। किसने? जो जैत्र सिंह है। तो जैत्र सिंह ने मित्रों 32 वर्ष तक शासन किया था, और जो इनका पुत्र हमीरदेव चौहान इसी 32 वर्ष शासन करने के उपलक्ष्य में 32 खम्भों की छतरी का निर्माण करता है। कहाँ पे? रणथंभौर में। ये भी क्वेश्चन आया होगा कि 32 खम्भों की छतरी कहाँ पे? रणथंभौर में। किसके द्वारा निर्माण की गई? हमीरदेव चौहान के द्वारा। क्यों की गई? अब अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल के उपलक्ष्य में। आपको ये बात याद रखनी है। आगे हम इनके बारे में जो ये हमीरदेव चौहान इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि अब राजा बन जाते हैं मित्रों 1282 ईस्वी में राजा बन जाते हैं। राजा बनते हैं, इनकी भी महत्वाकांक्षा थी कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। अतः यह साम्राज्य विस्तार करने के लिए एक दिग्विजय की नीति होती है, जो कि जैसा अपन जो प्राचीन अपने जो वो है महाभारत रामायण उसमें देखते हैं, जो एक राज्य यज्ञ होता है, जिसमें अपन जो आसपास के छोटे इलाके होते हैं उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। इसी तरह यह भी अपने आसपास के इलाकों के ऊपर धीरे धीरे आक्रमण करने लगता है। करने से होता क्या है? सबसे पहले एक अर्जुन नाम का सामंत होता है, उसको भीमसर एक वहाँ की एक शाखा होते हैं, भीमसर के शासक हुए अर्जुन, उसको पराजित करता है। ऐसे इसने बहुत मांडू को गुजरात के कई राज्यों को पराजित किया, और ये जो आबू चित्तौड़ होता हुआ कहाँ पे आ गया? रणथंभौर आ गया। इस तरह इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। इन्होंने चित्तौड़ के शासक हुए जो समर सिंह, मैंने आपको जब अलग वो पढ़ाया था रावल रतन सिंह, तो बताया था उनके पिता थे समर सिंह को पराजित भी किया। किसने किया मित्रों? हमीरदेव चौहान ने। एक तो आपको ये याद रखनी। जैसे यह दिग्विजय नीति के तहत अपने राज्य को बढ़ाने लगे, तो इनकी जो आपसी लड़ाई वैमनस्य लड़ाई थी वो भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे इनके शत्रु होने लगे आसपास, जिसका हमको आगे दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जो इनका, मैं एक बार इनका टाइम पीरियड बताता हूँ। जैसे कि 1282 में शासक बने तथा 1288 में दिग्विजय की नीति।
1282 में दिग्विजय की नीति अपनाई। मित्रों अभी तक तो इनको 1288 तक तो कोई परेशानी नहीं हुई, पर बाद में जैसे ही अब जो दिल्ली इनके समकालीन चलने वाली वो शासन व्यवस्था है, तो दिल्ली का राजा बनता है 1290 में, जिसको हम जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी के नाम से। शॉर्टकट में आपको याद रखना है JK, जलालुद्दीन खिलजी। जैसे जलालुद्दीन खिलजी वहाँ का शासक बनता है, तो वो इनकी जो बढ़ती हुई शक्ति है उसको रोकना चाहता है। अब रोकना चाहता है तो बिल्कुल युद्ध होगा। युद्ध होंगे तो सबसे पहले आक्रमण भी होंगे, हम उनको जानेंगे एक एक करके कि कौन सा युद्ध हुआ, उसके परिणाम क्या रहे, आगे एक एक के बारे में अपन देखेंगे। तो एक बार ये है, इसके बारे में लिखो, फिर मैं इसको रब करता हूँ। तो अपन अब लिखते हैं, यहाँ तो हो गया हमीरदेव चौहान। इनके समकालीन याद रखना है आपको। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो गुलाम वंश हो गया 1206 से लेकर 6 से 1290, 1290 से जो 1320 है, ये हो गया खिलजी डायनेस्टी। खिलजी में भी दो मेन मतलब 3 शासक है, पर मूलतः 2 शासक है जिनके बारे में अपन जानते हैं। अब 1290 से लेकर 1296 ये हो गया JK, जलालुद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर 1316 ये हो गया AK, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बात है मित्रों 1290 की। 1290 में हमीरदेव चौहान के समकालीन राजा कौन है? तो आपको इसमें दिख रहा होगा समकालीन राजा हो गए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो इनके साम्राज्य के विस्तार को रोकना चाहता है तो आक्रमण होगा। तो इसी तरह जो हम रणथंभौर दुर्ग का एक छोटा किला है जिसको जायन दुर्ग के नाम से जानते हैं। जायन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की चाबी कहा जाता है। मित्रों हमको कोई ताला खोलना है, ताला खोलने से पहले क्या करेंगे अपन, चाबी को ढूंढेंगे। तो इसी तरह वो सबसे पहला आक्रमण कहाँ पे करेंगे? जायन पे। जो ये जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहला आक्रमण करता है जायन पे आक्रमण में होता है ऐसा है मित्रों, जो जलालुद्दीन खिलजी है यहाँ का जो जायन दुर्ग का जो वो होता है किलेदार होता है, वो होता है गुरुदास सैनी अपने कुछ सैनिकों के साथ बहुत वीरता से लड़ता है और वीरता से लड़ता हुआ मारा जाता है। अंततः जो है जलालुद्दीन खिलजी इसका अधिकार हो जाता है कहाँ पे? जायन दुर्ग पे अधिकार हो जाता है। तो वह अपने जो वहाँ पे एक उनका जो सेना नायक है उसको नियुक्त करता है और आगे चल के सेना नायक को नियुक्त करने के बाद खुद चला जाता है रणथंभौर पे आक्रमण करने के लिए। परंतु वह रणथंभौर पे आक्रमण करने में सफल नहीं हो पाता, वहां से विफल होकर लौट आता है। फिर वह उसके बारे में बोलता भी है कुछ दिन बाद कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुस्लिम के एक बार के बराबर भी नहीं समझता। ये उनके द्वारा एक किंवदंती कही गई मित्रों। तो आपको याद रखनी है जो 1290 में जायन का दुर्ग, ये क्या है? रणथंभौर की चाबी। रणथंभौर की चाबी। ये जो जलालुद्दीन खिलजी इसके ऊपर क्या करता है? इसके ऊपर करता है मित्रों आक्रमण का नतीजा क्या होता है? यहाँ पे जो इसके जो जायन दुर्ग के जो संरक्षक है वो कौन है? गुरुदास सैनी। दुर्ग की रक्षा करते हुए मारा जाता है। अब यहाँ पे जो जायन दुर्ग है इसमें जलालुद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है तथा हमीरदेव चौहान इस युद्ध में जायन दुर्ग को हार जाता है। परंतु जैसे ही बाद में कुछ समय यहाँ पे डेरा डालने के बाद जो ये जायन दुर्ग से जलालुद्दीन खिलजी वापस चला जाता है और हमीरदेव चौहान के द्वारा वापस इस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। फिर दोबारा ये जो 1292 में 2 बार आक्रमण करता है परंतु फिर भी इनको सफलता नहीं मिलती है। फिर आगे चल के एक युद्ध होता है मित्रों जिसको अपन हिंदू बाट घाटी का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो होता है 1299 में। अब 1299 में आपको दिख रहा होगा कि हमीरदेव चौहान के समकालीन राजा कौन हुए?
ये 1299 में हो जाएंगे अपने अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अपने अगले शासक हुए दिल्ली के। तो आपको ये बात याद रखनी है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक बार नोट कर लो। मित्रों, रणथंभौर का शासक हो गया यहाँ का, तो शासक रणथंभौर का वही है कौन, हम्मीर देव चौहान। और दिल्ली का समकालीन शासक होना अलाउद्दीन खिलजी। अब ये जो जाहिन दुर्ग है, इसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मित्रों आक्रमण किया जाता है। आक्रमण में होता है ऐसा है कि मित्रों जैसे ही वह आक्रमण करता है उसका पता चल जाता है जो ये शासक है हम्मीर देव चौहान को। हम्मीर देव चौहान अपनी सेना को भेज देते हैं, इनके दोनों के मध्य युद्ध होता है। मित्रों युद्ध में होता है ऐसे है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है हार जाती है। हारती कैसे है, तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो सेनापति उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एक है इसके दो सेनापति हैं, उलगू खां और दूसरे सेनापति नुसरत खां। ऐसे ही इसके भी सेनापति होंगे अलाउद्दीन खिलजी के, तो हम्मीर देव चौहान के सेनापति कौन है, धर्म सिंह, भीम सिंह और भीम सिंह ये इसके सेनापति हैं। मित्रों अब अलाउद्दीन के जो सेनापति हैं उनके द्वारा आक्रमण किया जाता है, कहाँ पे, जाहिन दुर्ग पे आक्रमण किया जा रहा है। परंतु जो ये इसके सेनापति हम्मीर देव चौहान के सेनापति धर्म सिंह व भीम सिंह व उनकी सेना को पराजित कर देते हैं। पराजित करने के बाद उनकी सेना से धन लूटते हैं। किसकी सेना से, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। अब जो धन लूटे हुए धन को लेकर धर्म सिंह तो रणथंभौर की तरफ मित्रों चला जाता है, परंतु जो भीम सिंह आराम से आ रहा होता है, उसको मालूम नहीं होता है कि हारी हुई सेना क्या आक्रमण करेगी। जो अलाउद्दीन की सेना होती है वो टुकड़ियों में बटी होती है, कि जैसे कि एक तो टुकड़ी उनसे लड़ रही है, दूसरी टुकड़ी आसपास ही वहां पे विचलन कर रही है। बाद में जैसे धर्म सिंह उन लूट का माल लेके रणथंभौर पहुंचता है और भीम सिंह आराम से आ रहा, भीम सिंह के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है आक्रमण कर देती है, और इस आक्रमण में जो भीम सिंह है वीर गति को प्राप्त होते हैं। मित्रों अब इस बात का पता चलता है किसको, कि जो हम्मीर देव चौहान है, कि मेरा एक महान सेना नायक भीम सिंह युद्ध में मारा गया। और उसका रीजन क्या है कि जो धर्म सिंह है वो लूट का माल लेकर आ रहा था, बाद में आक्रमण कर दिया, तो वह धर्म सिंह को राज्य से निकाल देता है और सेनापति का जो पद है धर्म सिंह के भतीजे भोज को दे देता है। भोज को दे दिया कि तुम उसको छोड़ के आए, तुम्हारी वजह से अगर तुम छोड़ के नहीं आते तो जो भीम सिंह है, मेरे महान सेना नायक भीम सिंह की मृत्यु नहीं होती। अब तो वो यहाँ का जो सेनापति किसको बना दिया गया, हम्मीर देव चौहान के द्वारा मित्रों धर्म सिंह के जो पुत्र है भोज को बना दिया गया। परंतु बाद में स्थिति ऐसी हुई कि वहाँ की जो रणथंभौर की स्थिति में धीरे धीरे बिगड़ने लगी, आक्रमण होने लगे तो उनके पास मित्रों राजस्व की कमी होने लगी। अब राजस्व का कोई ना कोई साधन चाहिए, टैक्स कम है तो टैक्स भी बढ़ाने हैं। तो जो धर्म सिंह उसको हम्मीर देव चौहान को विश्वास दिलाता है कि अगर आप मुझे सेना नायक बनाते हो तो मैं आपकी स्थिति को सुदृढ़ कर सकता हूँ, अच्छी बना सकता हूँ। मैं मैं अपने हिसाब से टैक्स बढ़ू के मैं यहाँ की जो स्थिति है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अब राज्य की स्थिति बिगड़ रही है मित्रों, कोई भी नहीं चाहता कि मेरे राज्य का पतन हो, और अंततः जो हम्मीर देव चौहान उसके द्वारा पुनः किसको सेना नायक बना दिया गया, जो धर्म सिंह है। अब धर्म सिंह के जो एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ, धर्म सिंह का जो भतीजा है भोज को जैसे ही सेना नायक के पद से हटाएगा और भोज चला जाता है किसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी के पास वही अलाउद्दीन खिलजी उसको एक दो जागीरें दे देता है और वहाँ पे वो इनके जो राज बताने लग जाता है और बाद में युद्ध करने के लिए उकसाता है। तो अपन एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है मित्रों, ये जो अलाउद्दीन खिलजी की हार हो जाती है और इसकी हो जाती है जीत। ये युद्ध क्या नाम से जाना जाता है, हिंदूवाट घाटी। ये भी आ गया एक बार पेपर में, हिंदूवाट घाटी। ये मित्रों इसमें जो भीम सिंह है वीर गति को प्राप्त होते हैं।
वीर गति को प्राप्त हो गई मित्रों। आपको ये नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको अगले जो मैंने बात बताई उसके बारे में बताऊंगा। धर्म सिंह से नाराज होकर हमीरदेव चौहान है वो उसके भतीजे भोज को सेनापति बना देता है। बाद में जो वहाँ की स्थिति कमजोर होने के कारण जो ये धर्म सिंह है उसको विश्वास दिलाता है कि मैं यहाँ की स्थिति मजबूत कर सकता हूँ, तथा वे विवश होकर बाद में धर्म सिंह को ही सेना नायक बनाता है। और जो भोज ये बाद में किसकी शरण में चला जाता है? एके के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास, तथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनको 1-2 जागीरें प्रदान कर दी जाती है मित्रों। ये भोज के बारे में बताया जाता है और भोज की वहीं पे मृत्यु हो जाती है मित्रों। आगे होता है ऐसे है कि जो अलाउद्दीन खिलजी को लगातार विफलता मिलती जा रही है तो खुद आक्रमण करेगा। अब पिछली बार तो जैसे उसके पिता जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए थे, 2 बार आक्रमण किए, उनमें भी कोई उनको मतलब महत्वपूर्ण विजय नहीं मिली। उसके बाद जो नुसरत खां उल्गू खां वो हिंदूवाद घाटी के युद्ध में हार चुके हैं, तो इस बार खुद बड़ी सेना लेकर आक्रमण करने आएगा। तो मित्रों आगे देखते हैं हम 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया जाता है। आक्रमण का रीजन सुन लो। जो अलाउद्दीन खिलजी युद्ध कर रहा था, उन युद्धों के कुछ ना कुछ तो रीजन रहे होंगे। तो रीजन क्या है मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी के दो सेना नायक थे, मोहम्मद शाह और कैब्रू, मंगोल सेना नायक थे। तो मित्रों उनके बारे में बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त की तो वो ही उनके सेना नायक थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। वहां से वो लूट का माल ला रहे थे। जो अलाउद्दीन खिलजी का एक और सेनापति जिसका नाम मैंने बताया उल्गू खां, मोहम्मद शाह और कैब्रू, वो तीनों लूट का माल ले आ रहे हैं। बाद में उनमें माल के बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है कि उल्गू खां उनसे बोलता है कि मैं तो 1/5 हिस्सा लूंगा जो भी लूट का माल है, परंतु उनके द्वारा नहीं दिया जाता। और वो गुजरात से उनसे नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी से कहाँ पे आ जाते हैं? हमीरदेव चौहान के पास आ जाते हैं। और हमीरदेव चौहान को शरणागत की रक्षा के लिए मित्रों जाना जाता है। बाद में वह शरणागत की रक्षा के लिए अपने वीर गति को प्राप्त होते हैं, परंतु वह अपने शरणागत कर्तव्य से कभी भी नहीं भटकते मित्रों। इनके बारे में जानते हैं। तो आगे अपन देखते हैं, एक बार मैं युद्ध का रीजन लिख देता हूं। मोहम्मद शाह कैब्रू को शरण दी गई तथा टैक्स देने से मना कर दिया। टैक्स देने से मना कर दिया मित्रों। किसने? जो हमीरदेव चौहान है। जो ये क्वेश्चन है कि युद्ध का कारण मित्रों ये किसी न किसी में आया हुआ है, शायद महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में आया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य हुए युद्ध का कारण क्या है। तो आपको याद रखना है कि हमीरदेव चौहान के द्वारा मंगोल सेना नायक मोहम्मद शाह और कैब्रू को शरण दी गई तथा टैक्स देने से मना कर दिया गया। तो अब आगे युद्ध होता है। युद्ध को हम जानते हैं जो रणथंभौर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1301 ईस्वी में होता है। तो उसको अपन अब जनरली देखते हैं, उसी के बारे में मेन मूलतः जो भी क्वेश्चन है आते हैं।
चौहान, इसके सेनापति वही हैं पुराने जिनको हम जानते पहचानते आ रहे हैं। रणथंभौर युद्ध में भी यही रहे और नुसरत खां की तो यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, परंतु उल्गू खां यहीं पे रहता है। उल्गू खां बाद में चित्तौड़ पे जो आक्रमण बताया मैंने 26 अगस्त 1303 को, उसमें भी ये उनके साथ शामिल होता है। तथा जो जालौर पे आक्रमण होते हैं 1305 में, 1308 में, 1311 में, उल्गू खां ही उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो उल्गू खां और दूसरा वो नुसरत खां, इनके हुए रणमल रतिपाल। तो मित्रों 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है रणथंभौर पे। आक्रमण करने के बाद वे कई दिनों तक डेरा डाले रहता है, परंतु उसको जो सफलता नहीं मिल रही। अब सफलता नहीं मिल रही है तो वह परेशान है, और बाद में उसको जैसे पता चलता है कि दिल्ली के आसपास के जो सामंत है वो भी उससे धीरे धीरे मतलब वहाँ पे विद्रोह करने लगे। उसको या तो यहीं की सत्ता बचा सकता है या वहाँ पे मतलब अपने जो विद्रोह उत्पन्न हो रहे हैं उनको दबा सकता है। तो इससे परेशान होकर वह सोचता है क्यों ना हम संधि कर लो, और संधि का बहाना लेके धोखे से इस युद्ध को जीतता है। मित्रों होता है ऐसे है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक प्रस्ताव भिजवाया जाता है, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी उसको बोलता है कि जो मेरे से आपके पास दो ऑप्शन है। अमीरदेव चौहान को दो ऑप्शन देता है कि एक तो ये ऑप्शन है कि आप जो मेरे मंगोल सेना नायक है मोहम्मद शाह कैबरुक उनको लौटा दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मुझे 4 लाख मुद्राएं दें तथा अपनी पुत्री जो उनकी पुत्री थी देवल बाद में जल जौहर भी करती है, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर देवल के द्वारा किया जाता है कि आप अपनी पुत्री देवल का विवाह मुझसे कर दो, 4 लाख मुद्राएं मुझे भेंट करो और 4 हाथी मुझे दो। इतनी बात जैसे ही सुनी कि अमीरदेव चौहान ना मित्रों, अमीरदेव चौहान तो है राजपूत, और राजस्थान में राजपूतों के बारे में कहा ही जाता है कि अपनी जो मान मर्यादा के लिए जीते हैं। तो वह उसी समय उसका उत्तर भिजवाते हैं कि 4 लाख मुद्रा की तो बात छोड़, मैं 4 लाख तेरे सर पे घाव पैदा करूंगा, इतनी मतलब घाव दूंगा कि 4 लाख के बराबर होंगे। तू 4 लाख मोड़ चाहता है पर मैं तेरे को 4 लाख घाव दूंगा। इस तरह उनके युद्ध में खींचातानी हो जाती है, और बाद में फिर उसके जो दूत है वो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास और उसको प्रस्ताव सुनाता है। अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि यार ऐसे बात अपनी बनेगी नहीं, और बाद में वह 2 बार संधि भेजता है। उसमें होता क्या है कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। संधि करने के बहाने उनके जो सेना नायक हैं अमीरदेव चौहान के रतिपाल और रणवल उनको लालच देता है कि मुझे तो यार आप में राजा ने दिखाई दे रहा और आप कहाँ सेना नायक बन के घूम रहे हो। जो रणवल और रतिपाल वो तो हो जाते हैं झूमर बिल्कुल अपने मुंह की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हम तो यार राजा बनेंगे, क्या हम अमीरदेव चौहान का अधीनता स्वीकार क्यों करें। और वह अलग जो अमीरदेव चौहान के दुर्ग रणथंभौर उसके गुप्त रास्तों को किसको बता देता है, अलाउद्दीन खिलजी को। अब गुप्त रास्तों का पता चल गया है मित्रों, तो जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है गुप्त रास्तों से होते हुए कहाँ पे आक्रमण करती है, यहाँ पे आक्रमण करते हैं रणथंभौर दुर्ग पे। और इस तरह मित्रों यहाँ पे युद्ध होता है। युद्ध का परिणाम ये होता है जो अमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त होते हैं, केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तथा उनकी जो पत्नी है रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पे जोहर किया जाता है, और उनकी पुत्री है जो देवल देवी जल जोहर करती है। पास में पद्मला तालाब होता है उसमें कूद के जल जोहर करते हैं। इस तरह राजस्थान का एकमात्र जल जोहर हो जाते हैं। तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि जब केसरिया प्लस एक तो केसरिया होता है एक जोहर, केसरिया प्लस जोहर होता है तो उसे हम साका कहते हैं। इस तरह राजस्थान का प्रथम साका कहा गया है बुक में। मित्रों बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि एक तो ये हुआ 1301 में, एक जैसलमेर में हुआ 1299 ईस्वी में, परंतु उसको हम जो स्टैंडर्ड बुक है जैसे कि अपन के स्टैंडर्ड बुक चलती है हिंदी ग्रंथ अकेडमी के और तथा गोपीनाथ शर्मा के, उसमें उसको नहीं बल्कि जो ये रणथंभौर वाला है इसको प्रथम शाखा बताया गया है। और आरपीएस ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, आंसर यही माना था कि राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था, तो 1301 में हमको याद रखनी है। इस युद्ध में होता है ऐसे मित्रों, इनके द्वारा आक्रमण किया जा रहा है तथा रणमल और रतिपाल ये क्या करते हैं, धोखा, इनके द्वारा विश्वासघात किया जाता है। रणमल रतिपाल के द्वारा विश्वासघात किया जाता है और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है। अमीरदेव चौहान की हार होती है, अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है और नुसरत खां युद्ध में मारा जाता है।
नुसरत खान मित्रों ये युद्ध में मारा जाता है और उल्गू खां को बाद में रणथंभौर का जो प्रशासक बनाया जाता है। ये युद्ध की मूलतः जो इनका मतलब अधिकार हो गया, तो वो अधिकार 11 जुलाई को हुआ था। तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना उसने रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इस तरह यहाँ की जो रणथंभौर दुर्ग की चौहानों की शाखा है पूर्णतः समाप्त होती है मित्रों। हम्मीरदेव चौहान के बारे में 2-3 बातें बताई गई हैं, जैसे कि वह शरणागत की रक्षा के लिए जाना जाता है। तो उनके बारे में एक अपने यहाँ पे एक वो जो कहानी है वो प्रचलित है। बताया गया है कि जैसे कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तील या तेर हम्मीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो मित्रों इसमें बताया गया है कि सिंह सुवन की शेर होता है जो एक बार रास्ते से जाने के बाद दोबारा उस पर मुड़ के नहीं आता, कि ये नहीं है कि उसको शिकार नहीं मिला तो यार दोबारा चेक करके आते हैं कि कोई ना कोई मिल ही जाए यार, एक बार चला गया तो चला ही गया। ऐसे ही जो सतपुरुष वचन होते हैं, एक बार जो कमेंट कर दिया, ये नहीं है थूक के चाटने वाली आदत नहीं होती कि अपनी बात से उलट जाना। सिंह सोन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, जो केला का पेड़ होता है उस पर पूरे जीवन काल में एक ही बार फल आता है। ऐसे ही तीर या तेल हम्मी रट चढ़े ना दूजी बार, जो लड़की होती है लड़की पे पूरे जीवन काल में एक बार ही तेल चढ़ाया जाता है जो शादी से पहले। अगर बाद में वो विधवा भी हो जाती है तो उसका पुनर्विवाह होता है, तब भी दोबारा तेल नहीं चढ़ाया जाता। ऐसे जो हम्मीरदेव चौहान है उन्होंने एक बार जो कमेंट कर दिया वो पत्थर की लीक है, एक बार जो कर दिया मर जाएंगे बाद में, परंतु अपनी बात से नहीं हटेंगे। इसके लिए वे खरे भी उतरे एंड में, वो इस अपने जो उनके अलाउद्दीन खिलजी के जो सेना नायक है उनकी रक्षा करते हुए, शरणागत की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। एक किस्सा ये भी मिलता है जैसे कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर अधिकार हो जाता है और वह अलाउद्दीन खिलजी जाता है तो उसे पास में ही जो मोहम्मद शाह घायल दिखाई देता है। मोहम्मद जो उसका सेना नायक था, कभी जो मोहम्मद शाह से अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि मैं अगर तुझे ठीक कर दूं तो तू मेरे लिए क्या स्वामी भक्ति करेगा। उसने कहा अगर मैं ठीक हो गया तो मेरी 2 ही कंडीशन है, एक तो मैं सबसे पहले जो हम्मीरदेव चौहान का जो लड़का है उसको यहाँ का राजा बनाऊंगा, दूसरा अगर मेरे में सामर्थ्य हुई तो मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा जो मेरी रक्षा के लिए मारा गया, क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं इतना करूं कि मैं आपको समाप्त कर दूं। और इस अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है और बाद में उसको हाथी के नीचे कुचलवा के किसको मोहम्मद शाह को मार देता है। ये इनके बारे में होता है। तो आपको एक तो ये याद रखनी है और इनके बारे में 1-2 बातें वो लिख देता हूँ। करते हैं तथा केसरी किया जाता है। उनकी पत्नी रंग देवी के द्वारा जोहर किया जाता है। पुत्री देवल देव के कलाम में जल जोहर, यह राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है मित्रों। तो इनकी जो हम्मीरदेव चौहान के द्वारा केसरी किया जाता है तथा उनकी जो पत्नी रंग देवी के द्वारा जोहर किया जाता है, और उनकी जो पुत्री देवल दे के द्वारा पद्मा तालाब में कूद के जल जोहर कर लेगा। मतलब एक ये बात याद रखनी है, देवल दे मैंने आपको लोक देवियों में बताया था। ये दे का मतलब क्या होता है? दे एक सम्मानीय शब्द है, जैसे कि अपन आगे देखेंगे पेमल दे, सुप्यार दे, लोक देवियाँ जो भी उनके लोक देवताओं की पत्नी है, तो दे का मतलब होता है देवी, ये याद रखना है आपको। तो इसी तरह यहाँ पे केसरिया प्लस जोहर बराबर शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा। राजस्थान का प्रथम शाखा होता है यहाँ पे। आपको एक तो ये बात याद रखनी है।
आगे इनके बारे में जो इनके द्वारा वहाँ पे छतरी का निर्माण करवाया गया उसको भी मैं लिख देता हूँ। और तो इनके बारे में ऐसा कुछ खास है नहीं। बत्तीस खम्भों की छतरी का निर्माण, 32 खम्भों की छतरी का निर्माण करवाया जाता है। यहाँ पे पास में ही यहाँ पे कुत्ते की छतरी भी बनी हुई है, जो कि एक बार किसी शायद पुलिस वगैरह में पूछ लिया था कि कुत्ते की छतरी कहाँ पे बनी हुई है, रणथंभौर में। और 32 खम्भों की छतरी भी कहाँ पे बनी हुई है, रणथंभौर में। 32 खम्भों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, अमीरदेव चौहान के द्वारा। क्यों करवाया जाता है, अपने पिता जयद्रथ सिंह के 32 वर्ष शासन करने के उपलक्ष्य में यहाँ पे 32 खम्भों की छतरी का निर्माण करवाया जाता है। ये इनके बारे में बात याद रखनी है। ये इनके जानकारी के स्रोत है मित्रों, जो जोधराज और सारंगधर के द्वारा अमीर रासो लिखी जाती है। और आपको याद रखना है, इनके द्वारा 32 खम्भों की छतरी का निर्माण करवाया जाता है। इनके बारे में जो जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।